ये कहानी है सन 2049 की और इस टाइम में ह्यूमंस बहुत एडवांस हो चुके हैं। मतलब अब यहाँ कोई इंसान पैदा नहीं होता बल्कि हर एक इंसान को बनाया गया है। लेकिन उन्हीं ह्यूमंस में से कुछ ने उन्हें बनाने वाली कंपनी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि रेप्लिकेंट्स को भी नॉर्मल इंसानों की तरह जीने का हक होना चाहिए। लेकिन उन कंपनीज को उनकी शर्तें मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने के जैसे ऑफिसर तैयार किए जिनका काम था उन बागी रेप्लिकेंट्स को खत्म करना। और के जैसे लोगों को प्रोफेशनली ब्लेड रनर कहते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एजेंट के को देखते हैं और उसे एक रेप्लिकेंट को मारने के लिए भेजा गया था क्योंकि के ज्यादा एडवांस था, इसलिए वो उसे बड़ी आसानी से मार देता है। जब वो वापस हेडक्वार्टर आ रहा था तो उसे एक पेड़ दिखता है जिसके पास उस रेप्लिकेंट ने एक फूल रखा था। जबकि उस पेड़ को स्कैन करवाता है तो उसे वहाँ पर एक मिलिट्री बॉक्स मिलता है जिसे वो खुदाई करके बाहर निकलवा लेते हैं। हम देखते हैं कि अर्थ की हालत बहुत खराब हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ पोल्यूशन है और इंसानों की जिंदगियां नरक से भी बदतर हो चुकी हैं। यहाँ सिर्फ वही जिंदा है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। के अपने घर आता है और यहाँ हम उसकी आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड जोई को देखते हैं। के सिर्फ जोई से बात करता था और उसके अलावा उसे खुश करने वाली कोई चीज नहीं थी। इस बार के बोनस से उसने एक डिवाइस खरीदा था जिसकी मदद से अब वो जोई को घर के बाहर भी ले जा सकता है। के को हर मिशन के बाद एक टेस्ट देना पड़ता था ताकि कंपनी इस बात का ध्यान रखे कि के अंदर कोई ह्यूमन फीलिंग्स ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे एक डिफेक्टेड मॉडल माना जाएगा और वो उसे भी बाकियों की तरह मार देंगे। आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि उस पेड़ के नीचे से जो बॉक्स उन्हें मिला था उसके अंदर एक औरत की हड्डियां हैं। शुरू में उन्हें लगा कि वो एक इंसान है क्योंकि उसकी हड्डियों पर उसका मैन्युफैक्चरिंग कोड लिखा हुआ था। वो सभी हैरान थे कि उसकी मौत प्रेगनेंसी की वजह से हुई है क्योंकि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए ये इम्पॉसिबल है। एजेंट के की बॉस जोशी उन्हें कहती है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और वो के को उस बच्चे को ढूंढ कर मारने के लिए कहती है। अब के को लोगों को मारने के बाद कोई दुख या कोई खुशी महसूस नहीं होती थी, लेकिन इस बार उसे किसी ऐसे को मारना था जिसने जन्म लिया है, ना कि उसे किसी कंपनी ने बनाया है। के इसके बाद कंपनी के रिकॉर्ड्स की जांच करना शुरू करता है। वो बॉडी 30 साल पुरानी थी और इतने पुराने रेप्लिकेंट्स का डेटा मिलना मुश्किल था। वहाँ उसकी मुलाकात लव से होती है जो कंपनी के लिए काम करती थी। वो उसे पुराने डॉक्यूमेंट्स में से उस औरत के टेस्ट रिपोर्ट्स निकाल कर देती है। लेकिन 30 साल पहले किसी इंसान और रेप्लिकेंट में फर्क कर पाना इतना आसान नहीं था। के को रिक डेकर्ड नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है और वो भी 30 साल पहले ब्लेड रनर हुआ करता था, बिल्कुल के की तरह। के उसकी तलाश में निकल जाता है। इन सभी रेप्लिकेंट्स को वेलेस बनाता था और उसके लोग और भी एडवांस रेप्लिकेंट्स पर काम कर रहे थे, पर वो उनसे खुश नहीं था। और वो जब खुश नहीं होता था तो वो उन्हें ब्लेड से काट कर मरने के लिए छोड़ देता था। उसे जानना था कि एक रेप्लिकेंट ने एक बच्ची को कैसे जन्म दिया, क्योंकि इतने सालों में वो खुद ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। इसके बाद हम उनके शहर की एक झलक देखते हैं जहाँ सिर्फ पैसे वालों का ही दबदबा था और गरीब लोग सारे छोटे और नीच काम करते थे। जब लोगों को पता चलता है कि के ने एक और रेप्लिकेंट को मारा है तो कुछ लोग उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं। के उस घर पर दोबारा आता है और उस घर में आग लगा देता है क्योंकि उसे उस राज को राज ही रखना था। लेकिन वो उस पेड़ के नीचे एक डेट को देखता है जिसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है एक लकड़ी का खिलौना जिसके नीचे बिल्कुल वही डेट लिखी हुई थी। उसे लगा कि ये शायद कोई इत्तेफाक है, लेकिन जब वो पिछले 30 सालों में पैदा होने वाले बच्चों की लिस्ट निकालता है तो उसे पता चलता है कि उस औरत की हड्डियों का डीएनए 2 बच्चों से मैच करता है, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की। के को पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है पर वो लड़का अभी तक जिंदा है। यहाँ जोई के से कहती है कि अब तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम ही उस रेप्लिकेंट के बेटे हो, पर के को पता था कि उसकी सभी यादें नकली हैं, यहाँ तक कि उस लकड़ी के खिलौने की भी। इसके बाद वो उस अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ पर उस बच्चे